प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा से संबंध विभिन्न ग्रहों के मैंने बताए थे। अब कड़ी शुरू होती है सूर्य। सूर्य, बुध और शुक्र एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो परिक्रमा पथ है वो बिल्कुल ही सन्निकट से होकर के गुजरता है। सूर्य और बुध और शुक्र का संबंध एक दूसरे से 3 घर आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे 3 घर, और बुध और शुक्र का संबंध कभी कभी केंद्र का भी बन जाता है, पर वो कभी कभी। आपने देखा है, मैंने लिखा है यहां शुक्र, बुध और सूर्य को लिखा है, ये किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों या किसी भी भाव में सूर्य बैठे हों, उससे बुध एक घर पीछे या एक घर आगे हो सकता है। बहुत ज्यादा होगा तो एक घर आगे यहां तक बढ़ेगा, यहां तक बढ़ेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। क्लियर है? और शुक्र जो होते हैं वो भी 3 घर ही आगे पीछे, 3 2 1, 3 2 1 यहीं तक रहेंगे। बुध जब ग्रह में सूर्य से निकट में 13 डिग्री पे आते हैं तो अस्त हो जाते हैं, और अगर वो वक्री चल रहे होंगे तो उनका अस्त होना 11 डिग्री से ही शुरू हो जाता है। अगर बुध और सूर्य के बीच का अंतर 13 डिग्री का है, 13 14 13 12 11 10 9 ऐसे, तो बुध अस्त हो जाते हैं 13 डिग्री पे आकर के। और जब वो वक्री होंगे उस समय गोचर में, तो ये 11 डिग्री के जब आएंगे तब वो अस्त होंगे। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से जो शुक्र हैं वो 9 डिग्री के जब होंगे, सूर्य से उनके बीच की दूरी जब 9 डिग्री की होती है तो वो अस्त होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो वक्री हो रहे हों तब वो 7 डिग्री से ही अस्त होने शुरू हो जाते हैं, मतलब 7 डिग्री पे आकर के वो अस्त होते हैं, 2 डिग्री घट जाता है। पर बात यहां सूर्य, बुध और शुक्र के संबंधों की है। मैंने बहुत पहले एक कार्यक्रम बताया था जिसमें बात की थी कि सूर्य, बुध और शुक्र बैठना तो एक ही साथ चाहते हैं, पर जब वो एक साथ बैठ जाते हैं तो उस भाव के फलों में कमजोरी भी देते हैं, मतलब संपूर्ण परिणाम नहीं देते। जैसे जब जन्म कुंडली के 5वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र बैठेंगे तो ज्ञान पक्ष में कमजोरी और परिणाम पक्ष में कमजोरी भी देते हैं। जब वो सूर्य, बुध, शुक्र एक साथ भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, कोई भी ग्रह अस्त भी नहीं है, फिर भी वो उस भाव में परिणाम में कमजोरी देते ही देते हैं। किसी भी भाव में जब वो एक साथ बैठेंगे, अगर भाई के भाव में बैठेंगे यानी कि तीसरे भाव में, छोटे भाई के भाव में, तो हो सकता है कि उसके करियर को कमजोरी पहुंचाएं, हो सकता है उसके साथ आपके संबंधों को कमजोरी रखें, हो सकता है उसके स्वास्थ्य में कमजोरी रहे। अगर एकादशवें भाव में होंगे तो आपको मशक्कत होगी, प्राप्त करने में दिक्कत होगी, आपका रिकॉग्निशन आपको देर से मिलेगा। अगर 12वें भाव में बैठेंगे तो ऋण में उलझा के रखेंगे, मति बति बुद्धि को कमजोर और कलुषित करते रहते हैं, मित्रता गड़बड़ लोगों के साथ करते हैं, अव्यवस्था बनी रहती है। ऐसा मतलब इनका एक साथ बैठना कई बार थोड़ा गड़बड़ होगा। वैसे बता दूं तो सूर्य और शुक्र जब किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उस भाव में कमजोरी वहां भी आती है, वो उस भाव को कंफ्यूज कर देते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ग्रह की प्रकृति में सूर्य व्यक्ति को मेहनती और महत्वाकांक्षी बनाता है, शुक्र महत्वाकांक्षी और भोगी बना देते हैं। जहां व्यक्ति अब बिस्तर पे पड़ा पड़ा खूब सोचता रहेगा, सूर्य कहते हैं मेहनत करो, मेहनत से प्राप्त करो बिना किसी समझौता के, पर शुक्र व्यक्ति को समझौतावादी और कई बार दंभी बना देते हैं। वस्तुतः दंभपना जो है वो सूर्य से आता है, पर जब सूर्य और शुक्र एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति घमंडी, निर्दयी और बहुत ही ज्यादा कामुक या कंफ्यूज रहने वाला बन जाता है। सूर्य के साथ बुध की युति हमेशा ही अच्छे परिणाम देने वाली होती है। अगर सूर्य और बुध अच्छे अच्छे भावों के अधिपति होकर के सन्निकट बैठे हैं तो जातक बुद्धिमान, पत्रकार, लेखक और सरकारी पदों में जाने वाला, क्लर्क, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति, राजनीतिक विश्लेषक, विश्लेषण करने वाला, ज्योतिषी और श्रेष्ठ प्रबंधन करने वाला होता है। सूर्य और बुध के साथ आप लोग जानते हैं कि सूर्य और बुध एक साथ जब आते हैं, सन्निकट बैठते हैं तो बुद्धादित योग लग जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का तर्क, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, व्यक्ति की कम्युनिकेशन की स्थिति और व्यक्ति के साधन का पकड़ने का, संचार का, कम्युनिकेशन का, और किसी को अपने पक्ष में कर लेना, सुंदर होना और बुद्धिमान होना, बहुत आसानी से किसी चीज को अपना बना लेना, मित्रता कर लेना, आसानी से सबको अपने वश में कर लेना,
ये सब सूर्य बुध देते हैं। इसके अतिरिक्त वो जिन जिन भावों के अधिपति होंगे उससे भी संपर्क उनका बड़ा अच्छा होता है। बुध अस्त हो जाते हैं तो कई बार ट्रांसलेशन गड़बड़ कर देते हैं। इस वजह से कई बार वाणी प्रभावित होती है, प्रकोपित होती है, परिणाम कमजोर होता है और अस्त होके बुध उस भाव का परिणाम कमजोर करते हैं जिस भाव के वो अधिपति होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बुध अस्त के साथ वक्री हो जाते हैं तब ये कठिन और जातक के लिए मेहनत कराने के लिए मजबूर करने वाले और कठोर भी हो जाते हैं। अब यहां आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यहां आपको मेहनत करनी होगी, यहां वो जिंदादिली नहीं रहती, यहां वो कुशाग्रता नहीं रहती जो आप जातक में देखना चाहते हैं। सूर्य और शुक्र कंफ्यूज करते हैं। बुध और शुक्र व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ अनुभवी और कामिक भी बनाते हैं। यहां वो कई बार बहुत ज्यादा मित्रों में जाने वाला, मित्रता में जाने वाला, लोगों के साथ संपर्कों में रहने वाला और कई बार ख्याली पुलाव पकाने वाला भी हो जाता है, क्योंकि वहां चपलता होती है और अनुभव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। या फिर कई बार सूर्य की जो एक होता है ना जैसे कि प्रभाव गार्डियन वाला, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बुध चंचल है, इस वजह से वो भोगी भी हो जाता है और उसको कई बार अपने लाभ और हानि को वो पहचान नहीं पाता है। सूर्य के साथ शुक्र का संबंध किसी भी भाव के लिए आधा परिणाम करने वाला या कमजोर होता है, पर ज्योतिषियों को चाहिए कि जब कभी भी वो इन 3 ग्रहों का फलादेश कर रहे हो तो नवांश, दशमांश, D60 चार्ट और D45 वगैरह अवश्य देख लेना चाहिए। भाई के साथ संबंधों में देखने के लिए आपको लग्नेश, बुध और मंगल को दृष्टिकांड में अवश्य देखना चाहिए और तीसरे भाव के अधिपति को। ठीक उसी तरीके से शुक्र को जब देख रहे हो तो व्यक्ति की कुंडली में शुक्र नीच का है, अस्त है, मृतप्राय है या वृद्ध है, कैसा है। जब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र वृद्ध होंगे तो कामुकता तो रहती है, पर वो वस्तुतः कई बार अपने कपड़ों को लेकर के, अपने नियम को लेकर के, अनुशासन को लेकर के, अपने भोग और ऐश्वर्य को लेकर के उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता या प्रोएक्टिव नहीं होता। वो सामान्य होता है, संतुलित होता है और कई बार बहुत ज्यादा भोगी नहीं होता है। उसके पास ज्ञान होता है और वो अनुभवी भी होता है। कई बार वो बहुत कम बोलने वाला और मतलब से ही मतलब रखने वाला होता है, बहुत ज्यादा बार चीजों में घुसने की कोशिश नहीं करता है, ऐसा भी होता है। ये आपकी कुंडली के सूर्य, बुध, शुक्र हैं। इनका एक साथ बैठना कमजोर होता है, बहुत बार कुंडली में मैंने देखा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कुंडली के लिए वो कई बार सूत्र अलग भी हो जाते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो बिल्कुल ही सभी कुंडलियों पर लागू हो, पर अतिरेक में होता है। उसके बाद बुध का प्रभाव ठीक होता है। बुध अकेले ना हो तो ठीक है, गुरु अकेले ना हो तो ठीक है। बुध अगर शुभ ग्रहों के संग में है तो अच्छी बात है, पापक ग्रहों के संग में है तो थोड़ी कमजोरी वाली बात मिल जाती है, क्योंकि वो तुरंत ही संवेदनशील होने के कारण दूसरे ग्रह के चपेट में आ जाते हैं और अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं। ये इतनी सी बात है। इस वजह से बुध के प्रभाव को देखने से पहले, बुध के परिणाम को देखने से पहले आपको उनके ऊपर पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि और वो किसके साथ बैठे हैं उस ग्रह का प्रभाव और उस ग्रह का भाव और स्वयं बुध जहां के हैं अधिपति, उनका संपूर्ण मिक्सचर मिलाकर के ही आपको बहुत ही सावधानी से परिणाम बताने की आवश्यकता होती है। और ये बात बिना किसी की कुंडली सामने से देखे पता नहीं चलती है। क्लियर है? बुद्ध तार्किकता का, समझदारी का, ज्ञानी होने का, निर्णय लेने का, चपलता का, चंचलता का और अनुभवों का, अनुभव का तो नहीं, उसके पास वो बालक है तो वो सीखने का कारक होता है। वो आपको सिखाता है, ज्ञान देता है और कहता है कि बैठ करके तात्क्षणिक न सीखो पर वक्त देकर के आराम से सीख लो। ये बुध है जो एक ऐसा ग्रह है जो तुरंत ही जातक को भव सागर से पार लगाने की क्षमता भी रखता है। मिथुन लग्न वाले तुरंत सफल हो जाते हैं और कन्या लग्न वाले अनुभवी होते हैं, तुरंत उनको बदलना आता है, तुरंत ही वो जानते हैं कि मुझे कैसा भाव रखना है। तो बुध की जो मिथुन राशि है वो निगेटिव है और बुध की जो कन्या राशि है वो पॉजिटिव राशि है। इस वजह से दोनों का भाव बड़ा ही नजदीक से देख करके तब बताने की आवश्यकता होती है। ये बात सूर्य, बुध और शुक्र में होती है। ये बड़े ही अच्छे ग्रह हैं जो कभी एक दूसरे का संग नहीं छोड़ते। हमें इन ग्रहों से अवश्य ही यह सीख लेने की आवश्यकता होती है कि किस तरीके से जब किसी का दामन पकड़ लेते हैं तो उसे पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने तक चलाया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।